ईरान के शिया इस्लाम का गढ़ बनने की कहानी एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। यह परिवर्तन न तो कोई अचानक घटित हुई घटना थी और न ही विजय का कोई सीधा परिणाम, बल्कि यह सदियों तक पकता रहा, जिसमें प्राचीन फारसी परंपराएं, सामाजिक विरोध और गहन धार्मिक खोज आपस में घूमती रहीं। 8वीं सदी में अरब आक्रमणों की शुरुआत से लेकर 16वीं सदी में सफवी वंश के सत्ता में आने तक ईरानी समाज ने अपनी पहचान को लगातार नए सिरे से परिभाषित किया। इस प्रक्रिया में एक अनूठा समन्वय विकसित हुआ, जिसने आधुनिक ईरानी राज्य के स्वरूप को परिभाषित किया। ईरान के इस्लामीकरण की चर्चा करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि वे नए बीज किस जमीन पर गिरे थे। अरब आक्रमण की पूर्व संध्या पर ईरान शक्तिशाली सासानी साम्राज्य के अधीन था, जो 4 शताब्दियों तक रोम और बाइजेंटियम का प्रबल प्रतिद्वंद्वी रहा था। यह एक ऐसा राज्य था जिसमें कठोर वर्ग आधारित पदानुक्रम था। राज्य का धर्म झरथुस्त्रवाद था, जो उस समय तक एक जटिल और कई बार अत्यधिक औपचारिक व्यवस्था में विकसित हो चुका था। ज़ोरोआस्ट्रियन सिद्धांत शाश्वत रूप से प्रकाश और अंधकार की शक्तियों के बीच संघर्ष के विचार पर आधारित था और राजा की छवि को पवित्र करिश्मा और दिव्य अनुग्रह के वाहक के रूप में देखा जाता था, जो उसे शासन करने का अधिकार प्रदान करता था। हालांकि 8वीं सदी की शुरुआत तक सासानी साम्राज्य लगातार बीजांटियम के साथ युद्धों और आंतरिक राजवंशीय संघर्षों के कारण पूरी तरह थक चुका था। केंद्रीय सत्ता और प्रांतीय कुलीनों के बीच तनाव, साथ ही भारी कर बोझ ने जनसंख्या को नए विचारों के प्रति ग्रहणशील बना दिया। यह उल्लेखनीय है कि स्वयं जरथुस्त्र धर्म के भीतर भी एक उद्धारकर्ता के आगमन की मसीही अपेक्षाएं विद्यमान थीं, जिन्होंने बाद में छुपे हुए इमाम की शिया अवधारणा को स्वीकार करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक आधार तैयार किया। इस प्रकार इस्लाम के आगमन की पूर्व संध्या पर ईरानी समाज गहरे प्रणालीगत संकट की स्थिति में था और उसे एक नई एकीकृत करने वाली विचारधारा की आवश्यकता थी। अपना नाम शाही दरबार के सम्मानितों में अंकित करें। सासानी साम्राज्य का पतन हैरान कर देने वाली गति से हुआ। दूसरे सही मार्गदर्शक खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब के नेतृत्व में मुस्लिम सेनाओं ने उस क्षेत्र पर आक्रमण किया जिसे आज ईरान कहा जाता है। 8वीं सदी के मध्य में अल कादिसिया और नहावंद की निर्णायक लड़ाइयों ने फारसी सेना के संगठित प्रतिरोध का अंत कर दिया। हालांकि ईरान का खिलाफत में शामिल होना पूरी आबादी द्वारा तुरंत इस्लाम को अपनाने का अर्थ नहीं था। इस्लामीकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे हुई और इसमें कई सदियां लग गईं। प्रारंभ में इस्लाम अपने सुन्नी रूप में फैला, जो अरब जगत के शासक वर्गों में प्रमुख था। यद्यपि विजेताओं ने अपने साथ अरबी भाषा को, जो कुरान की भाषा थी, लेकर आए, फिर भी फारसी संस्कृति ने अपनी दृढ़ता बनाए रखी और अरब संस्कृति में विलीन नहीं हुई। समय के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें फारसी लोग खिलाफत के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे और अपने साथ अपनी प्रशासनिक परंपराएं तथा शिष्टाचार के नियम भी लेकर आए। धर्म परिवर्तन के बावजूद ईरानी पहचान भाषा और पूर्व गौरव की ऐतिहासिक स्मृति के माध्यम से संरक्षित रही, जिससे इस्लाम के भीतर अरब मार्ग से भिन्न एक विशिष्ट रास्ते की तलाश के लिए पूर्व शर्तें बनी। इस क्षेत्र की धार्मिक विशिष्टता के निर्माण में एक निर्णायक चरण 8वीं से 10वीं शताब्दी का वह काल था, जब चौथे सही मार्गदर्शक खलीफा अली इब्न अबी तालिब के समर्थकों के प्रति सहानुभूति ईरान में व्यापक स्तर पर प्रकट होने लगी। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया। शियाओं का मानना था कि अधिकार पैगंबर के वंशजों को उनके चचेरे भाई अली के माध्यम से मिलना चाहिए। ईरानी चेतना के लिए, जो वंशानुगत पवित्र राजशाही की अभ्यस्त थी, रक्त के माध्यम से स्थानांतरित होने वाली वैधता की धारणा अरबों की कुरैश कबीले से खलीफा चुनने की प्रथा की तुलना में कहीं अधिक निकट और समझ में आने वाली थी। उस समय का राजनीतिक माहौल इन भावनाओं के उग्र रूप लेने के लिए प्रोत्साहित करता था। उमैयद वंश के अरब शासकों द्वारा ईरानी क्षेत्रों को एक अधीनस्थ सीमांत के रूप में देखा जाता था और स्वयं फारसी लोग इस्लाम कबूल करने के बाद भी प्रायः मवाली यानी समाज के द्वितीय श्रेणी के सदस्य की स्थिति में ही बने रहते थे।
ईरानी कुलीनों और आम जनता दोनों के लिए अली और उनके वंश का समर्थन अरब शासन के विरुद्ध विरोध का एक रूप बन गया। बचे हुए मुसलमानों के बीच लोग अब भी सत्तारूढ़ खलीफाओं के अधिकार को चुनौती दे सकते थे, क्योंकि उनके पास वैधता के एक उच्चतर स्रोत नबी के घराने की ओर अपील करने का विकल्प था। ईरान में शिया पहचान को दृढ़ करने वाली केंद्रीय घटना 680 में करबला की लड़ाई थी, जो पैगंबर के नवासे और शिया इमाम हुसैन इब्न अली की सेना तथा दूसरे उमैयद खलीफा यजीद की सेना के बीच लड़ी गई थी। हुसैन की हत्या कर दी गई और उनकी मृत्यु ने ईरानी संस्कृति में गहराई से असर डाला, जहां त्रासदीपूर्ण नायकों के पंथ इस्लाम से पहले के समय से ही मौजूद थे। हुसैन की छवि एक पीड़ित, न्याय के लिए संघर्ष करने वाले नायक के रूप में उन लोगों के लिए एक आदर्श प्रतीक बन गई जो अपने ही साम्राज्य की क्षति की कड़वाहट के साथ जी रहे थे। धीरे धीरे ईरान में शिया मत केवल एक राजनीतिक आंदोलन भर नहीं रहा, बल्कि उसने आत्म संवर्धन और न्याय की प्रतीक्षा की ओर उन्मुख एक आध्यात्मिक परंपरा के स्वरूप ग्रहण करने शुरू कर दिए। 9वीं-10वीं शताब्दी में एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसे इतिहासकार प्रायः ईरानी मध्यकाल कहते हैं। अब्बासी वंश के नेतृत्व में अरब खिलाफत ने अपने सीमांत प्रांतों पर नियंत्रण खोना शुरू कर दिया। इससे स्थानीय ईरानी राजवंशों को अपनी शक्ति स्थापित करने का अवसर मिला। सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक था बुवैहियों का शासन, एक शिया वंश जिसकी उत्पत्ति आधुनिक ईरान के उत्तर में स्थित दैलम के पहाड़ी क्षेत्र से हुई थी। हालांकि उन्होंने शिया मत को एकमात्र धर्म के रूप में औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया, लेकिन उनके शासनकाल में शिया रीति रिवाजों को आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई। यह काल शिया धर्मशास्त्रीय विचारधारा के लिए एक समृद्धि का समय बन गया। ईरानी नगरों में विद्वत केंद्र आकार लेने लगे, जहां कानून, दर्शन और हदीस अध्ययन पर बहसें आयोजित की जाती थीं। शिया मत ने संस्थागत रूप लेना शुरू किया, जिससे वह व्यापक इस्लामी धारा से अलग होने लगा। यह उल्लेखनीय है कि बाद की सुन्नी सल्तनतों जैसे कि सेल्जुक शासन के दौरान भी ईरान में शिया समुदायों ने अपनी एकता और बौद्धिक प्रभाव को बनाए रखा। उन्होंने विद्वान धर्मशास्त्रियों के रूप में अधिकार की एक समानांतर संरचना स्थापित की, जिसने भविष्य में धर्म को राज्य तंत्र में शीघ्रता से समाहित होने की अनुमति दी। 13वीं सदी में इस्लामी दुनिया मंगोल आक्रमण की चपेट में आ गई, जिसने इतिहास की दिशा को मूल रूप से बदल दिया। 1258 में मंगोल शासक हुलागु खान, जो चंगेज खान का पोता था, ने बगदाद पर धावा बोला और अब्बासी खिलाफत का हमेशा के लिए अंत कर दिया। शियाओं के लिए यह घटना दोहरे स्वरूप की थी। एक ओर हजारों लोग मारे गए, दूसरी ओर सुन्नी खिलाफत की संस्था ढह गई, वह संस्था जो सदियों तक शियावाद को दबाने का मुख्य साधन रही थी। मंगोल इल्खानों ने, जो इस्लाम के लिए बाहरी थे, विभिन्न मतों के प्रति व्यावहारिक उदासीनता बरती, जिससे अभूतपूर्व स्तर की धार्मिक बहुलता के लिए परिस्थितियां बनी। राजनीतिक शून्यता और पुराने सुन्नी संस्थानों के विनाश के बीच ईरान में स्पष्ट शिया प्रवृत्ति वाले सूफी सिलसिले धीरे धीरे मजबूत होने लगे। कई उपदेशकों ने अली की पवित्रता और 12 शिया इमामों की श्रेष्ठता के बारे में खुलकर बोलना शुरू कर दिया। इस अवधि के दौरान सूफी मत और जनप्रिय शिया मत के बीच की सीमाएं धुंधली होती गईं, जिससे उग्र रहस्यवादी आंदोलनों के उभरने की जमीन तैयार हुई। मंगोल शासन ने अनजाने में जन सामान्य के बीच शियाकरण को बढ़ावा दिया, क्योंकि सुन्नी परंपरागत मत राज्य के समर्थन से वंचित होकर प्रांतों में अपनी पकड़ खोने लगा। आधिकारिक परिवर्तन 16वीं सदी की शुरुआत में सफवी वंश के सत्ता में आने के साथ हुआ। आर्दबील की एक सूफी सिलसिला, जो आधुनिक ईरान के उत्तर पश्चिम में स्थित है, एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति में बदल गई। 1501 में युवा इस्माइल प्रथम ने स्वयं को शाह घोषित किया और अपने राज्य में द्वादशी शिया मत को राजधर्म घोषित कर दिया। यह बहुत हद तक एक जानबूझकर की गई इच्छा शक्ति की क्रिया थी, जिसे बाहरी शत्रुओं, पश्चिम में सुन्नी उस्मानी साम्राज्य और पूर्व में उज्बेक खानतों के विरुद्ध ईरानी भूभागों को एकजुट करने की आवश्यकता ने प्रेरित किया था। इस्माइल प्रथम ने निर्णायक और कई बार कठोर कदम उठाए। घोषित सिद्धांत को वास्तविक रूप देने के लिए उन्होंने अरब क्षेत्रों, लेबनान, इराक और बहरीन से शिया विद्वानों को आमंत्रित किया। एक शक्तिशाली धार्मिक पदानुक्रम स्थापित किया गया,
जो राज्य शासन व्यवस्था में पूरी तरह से समाहित था। सफवी वंश ने शिया मत को राष्ट्रीय पहचान गढ़ने के लिए एक प्रभावशाली साधन बना दिया। इन्हीं के अधीन आज जो पूजा पद्धतियां और अनुष्ठानिक रूप हम देखते हैं, वे अंततः आकार ले पाए। ईरान को एक शिया देश में बदलने की प्रक्रिया केवल तलवार के बल पर ही पूरी नहीं हुई, बल्कि कानून के संहिताकरण और धार्मिक शिक्षा की एक व्यवस्थित प्रणाली के निर्माण के लिए की गई कठिन और धैर्यपूर्ण मेहनत के माध्यम से भी संपन्न हुई। ईरान इस्लामी दुनिया का एकमात्र प्रमुख राज्य बन गया जहां शिया मत को आधिकारिक सिद्धांत का दर्जा मिला, जिससे वह अपने सुन्नी पड़ोसियों से स्थायी रूप से अलग हो गया। सफवी वंश के पतन के बाद शिया मत समाप्त नहीं हुआ। इसके विपरीत यह ईरानी पहचान का अभिन्न हिस्सा बन गया। इसके बाद की राजवंशों, जिनमें काजार और यहां तक कि आधुनिकीकरण की दिशा में अग्रसर पहलवी राजवंश भी शामिल हैं, को धर्म गुरुओं के अपार प्रभाव और जनता के बीच शिया मूल्यों की गहरी जड़ों का सामना करना पड़ा। शिया मत ने ईरान को केवल एक धार्मिक सिद्धांत ही नहीं दिया, बल्कि दुनिया को देखने का एक विशिष्ट दृष्टिकोण भी प्रदान किया, जिसमें न्याय के लिए संघर्ष, अत्याचार के विरुद्ध प्रतिरोध और मसीहा के आगमन में आस्था जैसे विचार केंद्रीय स्थान रखते हैं। 16वीं शताब्दी में लिया गया यह निर्णय आज भी अपना प्रभाव दिखा रहा है। मध्य पूर्व का धार्मिक विभाजन सुन्नी और शिया गुटों में बहुत हद तक सफवी और उस्मानी साम्राज्यों के बीच चली उसी भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की विरासत है। शिया मत ईरान के लिए एक ढाल बन गया, जिसने उसे अन्य सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं से घिरे होने के बावजूद अपनी विशिष्टता बनाए रखने की अनुमति दी। इस प्रकार जिस प्रक्रिया के तहत ईरान एक शिया केंद्र बना, वह एक लंबी विकास यात्रा का परिणाम थी, जिसमें राजनीतिक आवश्यकता ने जनता की गहरी आकांक्षाओं से मुलाकात की। ईरान में शिया मत इतिहास की चुनौतियों, अरब विजय से लेकर मंगोलों की अराजकता तक का समाज द्वारा दिया गया उत्तर बन गया। 16वीं शताब्दी में इस प्रक्रिया का संस्थागत सुदृढ़ीकरण केवल सदियों से चली आ रही खोज पर एक अंतिम रेखा खींचने जैसा था।